विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग भारतीय इतिहास मॉडल प्रश्न प्राचीन इतिहास देखेंगे और वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ठीक है, इसको आज ऐसे करके उल्टा के बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी मिले। देखिए क्वेश्चन देखने, देखिए मानव को आग की जानकारी कब हुई? तो मध्यपाषाण काल में हुआ। मानव की आखेटक एवं खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है पूर्व पाषाण काल से। मानव द्वारा पाला गया पशु था कुत्ता। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी तो गेहूं और जौ था। दोनों हो गया। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कपास की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। 7 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था नगरीय सभ्यता था। और 9 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? स्नानागार। 10 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक काल। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा। और नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र का साक्ष्य मिला है? तो सूती। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। और 14 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? तिलमुन। और 15 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? तो 16। और 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, मानव को 16 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो व्याघ्र है, हाथी है, गेंडा है, भैंसा। हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात है तो 1:2, 2:4। और नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो प्राकृतिक की उपासना का करते थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। और 21 नंबर क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? तो वर्ण व्यवस्था था। 22 नंबर क्वेश्चन है पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो महाभाष्य से है। और नेक्स्ट देखिए पाणिनि कौन थे? तो व्याकरण विद्वान थे। और 24 नंबर क्वेश्चन पर आइए, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? तो पैतृक परिवार का था। और प्राकृतिक पूजा था और वर्ण प्रथा था, तो ये सभी था। और 25 नंबर क्वेश्चन प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। 26 नंबर क्वेश्चन सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद से लिया गया। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था तो बलि था, जो कि एक धार्मिक कर था। और नेक्स्ट देखिए अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? तो विवाह से है। और निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित था? तो यजुर्वेद, जो गद और पद वाला था। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था। सामवेद संगीत का जनक बोलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मिलकर त्रयी का निर्माण हुआ था। त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था, ठीक है, दशराग का युद्ध 10 राजाओं और ठीक है किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये मतलब विश्वामित्र के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो में बने रहिए कि ऋग्वेद का 9वां मंडल, ठीक है, युद्ध स्थल किस देवता को समर्पित है? ठीक है, देखिए इच्छा मृत्यु कानून बनाने वाला देश 2002 में बना था, नीदरलैंड बना था। नीदरलैंड में क्या था कि इच्छा मृत्यु वाला देश था। इसके बाद कौन कौन बना? ठीक है, बेल्जियम बना, कोलंबिया बना, लग्जमबर्ग बना और अमेरिका के कुछ राज्यों में, ठीक है, इच्छा मृत्यु कानून बनाया गया। याद रखिएगा, इच्छा मृत्यु का तात्पर्य है कोई व्यक्ति अगर शारीरिक कष्टों से पीड़ित है तो वह इच्छा मृत्यु से मतलब मृत्यु को ग्रहण कर सकता है।
लेकिन इसकी अर्जी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पूर्व जाने वाला स्मृति था, मनुस्मृति था। 33 नंबर है, ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता है तो इंद्र है। 34 नंबर है, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था तो निष्क था। 38 नंबर है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं तो 10 है। 36 नंबर क्वेश्चन है, गद और पद रचित यजुर्वेद हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋतु शब्द किससे संबंधित है तो नैतिक व्यवस्था से है। और 38 नंबर में है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए तो हल रेखा के लिए है। 39 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में द्विज में शामिल था तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। पृथ्वी से संबंधित देवता थे तो अग्नि। और 41 नंबर क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु है। और नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, समान परिस्थिति में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसे था तो पुत्री को था। और पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक के लेखक हैं तो अज्ञात हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है तो ग्राम प्रशासन के लिए। और नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय था तो मसाला उद्योग। और 46 नंबर में आहत सिक्के कब मिले तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आहत सिक्के मिले थे। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ठीक है, कि 16 महाजनपदों की सूची निम्न में से उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में मिला। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो न्यूमिनेस्टिक कहते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था तो अवंतिका था। जनपद, ठीक है, अब देखिए राजधानी मिलाएंगे तो कुरु क्या था, कुरु का था इंद्रप्रस्थ। कौशल का श्रावस्ती था, ठीक है, तो श्रावस्ती तो ऑप्शन में ही नहीं है। कौशल का क्या था तो इसका कौशल का अयोध्या हो गया, अयोध्या। और वत्स का क्या है, कौशाम्बी हो गया। और मगध का कहाँ था, राजगिरी। और ब्रजग्रह भी था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है दोस्तों, लुम्बिनी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे तो भगवान महावीर थे, जिसका बचपन का नाम वर्धमान था। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी तो राजगीर में हुआ था। निर्गंध किसे कहा जाता है, जैनों को निर्गंध कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए 55 नंबर है, निम्न में से कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था तो चंद्रगुप्त मौर्य। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा, आस्ते जोड़ा। और 58 नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे तो शैव धर्म के थे। और 59 नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा में है। और 60 नंबर क्वेश्चन, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। और 61 नंबर क्वेश्चन है कि पाशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो लुक लीस थे। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। आज जो है एंशिएंट का टॉप मोस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का। देखिए, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी तो विदिशा से। निम्न में विज्ञानवाद का प्रख्याता कौन है तो नागार्जुन है। और भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिला है तो होलियोडोरस का पिसनगर अभिलेख से। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जो है 65 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है तो विनय पिटक में मिलता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। और 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है तो भुवनेश्वर उड़ीसा। और 68 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदू, बौद्ध और जैनों के हैं। और 69 नंबर क्वेश्चन है, गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है तो ग्रीक रोमन शैली से। और 70 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था पाटलिपुत्रा में। 71 नंबर क्वेश्चन कि वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो इंडिका है, मेगास्थनीज ने लिखा है। और 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है तो रुद्रदामन का गिरनाल अभिलेख।
और मेगास्थनीज ने लिखा था तो इंडिका लिखा था। तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। अब 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 74 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, चाणक्य कोटिल विष्णुगुप्त था और वही उसका गुरु भी था। और नेक्स्ट देखिए अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद भारी रक्तपात हुआ, जिसके कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उपगुप्त ने उसको बौद्धिस्ट की दीक्षा दी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म ने अपनाया। और उसके पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ठीक है जैन धर्म को मानते थे, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 76 नंबर क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? तो देवदत्त का है। और मेगास्थनीज का आगमन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। और नेक्स्ट देखिए किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त है? जेम्स प्रिंसेप को कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप यहाँ से जीएस समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही दिक्कत है कि वीडियो हिलता है, तो थोड़ा सा इसको कंप्रोमाइज मतलब थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है, मेरे पास जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है, संसाधन का अभाव है और फिर भी समय भी कम है। एग्ज़ाम मुश्किल से 30-35 दिन बचा है आपका। और इसमें जो है कभी तबीयत ख़राब होगा तो कभी मेरा देखिए तबीयत ख़राब है फिर भी हम बना रहे हैं। तो शादी ब्याह है या फिर कोई पार्टी फंक्शन है, कहीं आप चले जाएंगे ठीक है दोस्त यार के चक्कर में, तो आपका उसमें भी कुछ समय जाएगा। तो इसीलिए इन सब बातों को देखते हुए जो है ठीक है तो बड़ी स्पीड के साथ कर रहे हैं, आपका सिलेबस कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। अब पहाड़ जैसा सिलेबस है और देखिए तो इसीलिए ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले दिनों में ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर मतलब आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो मैं स्टैंड भी ले लूँगा और सोचूंगा कि डिजिटल बोर्ड लगा लें। और एक लैपटॉप भी पता किया तो मैंने पता चला कि मिक्सिंग करने के लिए एक लैपटॉप लेना होगा, स्टैंड लेना होगा, बहुत सारा सामान लेना होगा, 3-4 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा और एक जो है पीपीटी बनाने वाला टाइपिस्ट टंकक को रखना होगा। देखिए हम तो अभी तक पढ़ाई ही करते हैं, पठन पाठन में लगे हैं, तभी आपको बता पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा जो है तक्षशिला और चौथा उज्जैनी और दूसरा जो हो जाएगा इसमें ठीक है मतलब इसमें पूछा था कि किसका मतलब मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ऐसे नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, उत्तरापंत का जो है ठीक है तक्षशिला राजधानी थी, अवंती का जो है ठीक है उज्जैनी है, प्राचीन का जो है ठीक है प्राचीन का कहाँ हो जाएगा पाटलिपुत्रा था और कलिंग का तोसली था। याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख है। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? तो हिंदीवन ने चलाया था। रोम बस्ती कहाँ मिली? तो आर्कमेडू में मिला था। और कनिष्क का राजवैद्य था चरक था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो बौद्ध था कनिष्क ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कनिष्क ने अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था ठीक है। कुषाण वंश का शासक था और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये तमाम जो है जानकारी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आप सब इसका लुत्फ उठाइए और पढ़ाई को बोरिंग तरीक़ा से मत कीजिए। हो सके तो आसपास जो है जो आप बीच बीच में खाते हैं जैसे कुरकुरे हुआ, लेज हुआ या फिर चाय हुआ, तो वो सब थोड़ा सा रख लीजिए और पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए ठीक है। और पढ़िए इसलिए नहीं पढ़िए कि पढ़ रहे हैं, पढ़िए इसलिए कि चीज़ समझ में आए या याद हो जाए। सीधा सीधा तात्पर्य है, जब या तो याद होगा या समझ पाएंगे तभी एग्ज़ाम में आप बना पाएंगे ठीक है। श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चामुंडा राय ने कराया था। एक बात और है, जब नए कैंडिडेट से मिलते हैं तो उनका एक ही सवाल रहता है कि जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है और हम अभी 2 महीना 3 महीना से स्टार्ट किए हैं, बहुत आदमी बहुत पहले से पढ़ रहा है, वो हमसे बहुत ज़्यादा जानता है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, बात यहाँ सिर्फ है याद का खेला या समझने से। तो हम बार बार कहते हैं जिसका समझ बूझ जो शुरू से अच्छा से पढ़ाई किया है, पूरा सिलेबस कवर किया है, उसको जल्दीबाजी में रिपीट होता है और समझ में आता है। अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट चीज़ों को रटिए और रट के भी आप उन लोगों से समझ बूझ के साथ निकल सकते हैं आगे ठीक है।
तो और जीएस में कोई ये नहीं होता कि बहुत जानता कोई कम जानता है। जीएस एक ऐसा चीज़ है, अगर आप तुरंत तुरंत चीज़ों समझ रहे में आ रहा है, चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, तो आप कब निकल जाएंगे उससे आगे, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी एक लड़का है जो कि मेरा स्टूडेंट ही है, ठीक है, 5-6 महीना से उसको हम मतलब बीटेक किया हुआ था, तो 5-6 महीना से उसको हम जनवरी से कहिए, जनवरी से उसको गाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी उसका रिजल्ट है। उसके बाद फिर वो सचिवालय सहायक दिया था, पहले भर के रखा था फॉर्म, तो उसमें भी उसका रिजल्ट है। दोनों का मेंस देगा, ठीक है, काफ़ी खुश है। लेकिन दोनों का कटअप बहुत ज़्यादा गया है, आसपास घर के आसपास खोजिएगा तो बहुत कम मिलेगा रिजल्ट वाला, ठीक है। तो अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम ज्योति जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है, तो आर्यभट्ट। अब वो पढ़ा क्या, तो जो हम पढ़ाए वही पढ़ा। इसके अलावा उसको हम बोले थे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में तुम जो है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखते रहना, ठीक है, मैथ रीजनिंग लगाता था, ठीक है। तो देखिए निकल गया, ठीक है। तो अब 91 नंबर है, और ऐसा नहीं कि बहुत तेज लड़का था, मीडियम लड़का था और निकल गया। 91 नंबर है, कौन गुप्त शासक गायक और कवि है, तो समुद्रगुप्त है। फाहियान किसके काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। देखिए टोटल क्वेश्चन करा रहे हैं, ये टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अभी दोबारा जो है आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये वही समझ पाएंगे जिसको या तो समझ में आया है और जिसको या याद हो गया है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न अभिलेखों में से किस एक में स्कंद गुप्त के राजकाल में हुनों का आक्रमण का उल्लेख है, तो भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट देखिए 96 नंबर है कि निम्न में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहां पर शिक्षा प्राप्त की, तो ह्वेनसांग। 97 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया चालुक्य और नेक्स्ट देखिए बाणभट्ट किसके दरबारी थे, तो हर्षवर्धन का था। और 99 नंबर है, अहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है, तो हर्ष पुलकेशिन द्वितीय युद्ध का है। 100 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में भूमिदान की प्रक्रिया तीव्र हुई, तो गुप्तोत्तर काल में। एक बात हम कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिसका 1.5 लाख तुरंत पहुंच गया, ठीक है, और वो पढ़ाने भी सही से नहीं जानता है और पढ़ा भी नहीं सही है, जैसे नौकरीतक.com वाला। देखिए देखिए यहाँ पर जो रियल में हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, और कई बुक का अध्ययन किया है, उसको बुक भी उतना पता नहीं है। उसका एक दिन वीडियो देख रहे थे, ठीक है, तो अजीब तरह से पढ़ा रहा था, लेकिन वही हम बोले थोड़ा सा मेरा हिलता है, ये बात सही है, लेकिन समस्या है आर्थिक स्थिति का तंगी है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम मेरा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी देखिए इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, हमारा 800 हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी हमको लगता है कि क्या कर रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, 1025 ईसा पूर्व किया था। और 2 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वायत्त शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। और नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने नियमित करेंसी जारी की थी तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी, तो इल्तुतमिश था। और 4 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपने को नायब खुदाई अर्थात ईश्वर का नायब को बतलाया था, तो बलबन। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे विवादास्पद सुल्तान की पहचान करें, तो मोहम्मद बिन तुगलक है। और नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा को अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, तो मुबारक खिलजी था। और एक बात देखिए, हम बिना टिक लगाए हुए ही पढ़ सकते हैं, तो मैक्सिमम किताब जो है हम वर्षों से जो अध्ययन किए हैं और सेट उट मारे हैं, तो मतलब वहाँ पे पहले से टिक हम लगा दिए थे, ठीक है। और तो इसीलिए उसको करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। दूसरी बात है, नया जो लाते हैं वो टिक इसलिए करके पढ़ाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं है, हमको पूरा कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हम इसलिए पढ़ाते हैं कि देखिए मोबाइल से हम पकड़ कर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब बताइए, एक तरफ टिक मारेंगे फिर बताएंगे, या फिर टिक नहीं मारेंगे बताते चल जाएंगे, तो ऐसे कहिएगा तो हम वैसे पढ़ा देंगे, क्वेश्चन पढ़ देंगे या डायरेक्ट उसका आंसर बोल देंगे खाली, और उसमें टिक नहीं लगा रहेगा तो बार बार रिवीजन कीजिएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान के पास सबसे अधिक संख्या में अस्थायी सेना थी जिसे सीधे राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था, और तो अलाउद्दीन खिलजी। और देखिए एक बात कि रात में हम जो है, ठीक है, प्ले लिस्ट बनाना सीखे, लेकिन प्ले लिस्ट में देखिए कि अभी थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, अरेंज करना था हमको कि सब प्रैक्टिस सेट डालना था उसमें, ठीक है। बहुत टाइम भी बर्बाद हुआ मेरा रात में, ठीक है, इसीलिए आज ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना पाए, और मतलब सो के ही लेट से जगे हैं आज,
ठीक है, 8 बजे 8:30 बजे तकरीबन। तो रात में 1 डेढ़ 2 बजे तक वही करते रह गए, करते करते जो है कुछ वीडियो उसमें डाले हैं, लेकिन उसमें शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो दोनों मतलब ऐड हो गया है। और सीखते सीखते सीखेंगे, ठीक है, मनुष्य हैं, पहले गलती होता है उसके बाद फिर सीखते हैं चीज़ों को हम। और तो प्ले लिस्ट में जो वीडियो है उसको भी देखने का काम कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि का माप जोख करवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद 9 नंबर है किस सुल्तान के काल में भू राजस्व की दर कुल उपज की आधी अर्थात 50% था? तो अलाउद्दीन खिलजी। टैक्स लगाया था 50%। घड़ी कर, चढ़ी कर, सिकंदर सानी का उपाधि लिया था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। और ठीक है, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो ये सब चीज़ था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। इसके दरबार में जो है मलिक कफूर रहता था जो एक हिजरा था और उसको 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ इनका उपलब्धि था। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कि मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था? तो भीम द्वितीय था, याद रखिएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते घोड़े से गिरकर हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लाख बख्त बोलते हैं, कुरान खां के नाम से जानते हैं। और मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, यह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इसका बेटा आराम शाह था जो 8 महीना राज्य किया और उसकी माँ शाह तुर्कान उस पर छाई रही और उसको जो है इल्तुतमिश ने हटा करके उसका वध करके दिल्ली पर अपना मतलब सत्ता काबिज किया। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। तब 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का काल का साक्षी है? तो अमीर खुसरो है, इसको तूतीय हिंद बोलते हैं और भारत का तोता बोलते हैं इसको। अमीर खुसरो का बचपन का नाम जो है अबुल हसन था, ये भी जानिए। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो इसको भी आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया ने किस के विषय में कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्ति? मतलब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली दूर है। और नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली को लूटा था? तो नासरुद्दीन मोहम्मद, याद रखिएगा, महमूद के काल में किया था। नेक्स्ट जो है 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ। 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का राजा कौन था? तो सदाशिव राय था। और 16 नंबर है, निम्न में से किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर से किस फसल का काफ़ी निर्यात किया जाता था? तो काली मिर्च का किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यवन प्रिय किसको बोलते हैं? तो काली मिर्च को ही बोलते हैं, याद रखिएगा। निम्न सल्तनत शासकों में से किसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी? तो शाह तुगलक ने किया था। इसके दरबार में 1,80,000 गुलाम थे, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया का अध्यारोपित किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आ गए, निम्न शासकों में से किसे सर्वप्रथम किले बनाने पर ध्यान देने का श्रेय दिया जाता है? तो गयासुद्दीन बलबन का जाता है। और नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा सुल्तान था जो ख्याल गायकी की रचना की थी? तो हुसैन शाह सरकी था। और 22 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णतः मुस्लिम विचारों से प्रभावित भारत की सबसे पहली मस्जिद निम्न में से कौन थी? तो जमैयत खान मस्जिद था। और नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बनी वह कौन सी पहली इमारत है जिसमें दोहरे गुंबज का प्रयोग किया गया है? तो सिकंदर लोदी का मकबरा है। देखिए, सभी क्वेश्चन का कलेक्शन अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न किस भक्ति संत ने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया? तो कबीर ने किया था। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? तो रामानुज को जाना जाता है। अब जो है 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास ने अपने
भक्ति गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ब्रज भाषा का किया था। 28 नंबर है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। 29 नंबर है मुगल बादशाह अकबर निम्न में से किस सूफी संत के दरगाह पर पैदल पैदल गया था? तो शेख सलीम चिश्ती। और 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न किस भक्ति संत ने अपने उपदेशों की व्याख्या के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने किया था। और नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो तलवंडी है। देखिए बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कबीरदास की शिक्षाएं संग्रहित है, बीजक में है। और सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन भारत अभी पढ़ा रहे हैं, इसका एमसीक्यू लगा रहे हैं और डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव जहाँ से जो मिले लगाते रहिए। कलानौर में अपनी ताजपोश के समय अकबर की उम्र क्या थी? तो 14 वर्ष था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तोडरमल था। और अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। और अकबर पेटीकोट शासन 1560 से 62 तक रहा। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई। अकबर का जो है सिंहासन कहाँ पर बना था? और प्रथम बार सत्याग्रहण जो किया था, ठीक है, कलानौर पंजाब में किया था, क्योंकि कलानौर में युद्ध पर गया था और यहाँ पर मतलब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उनका संरक्षक था बैरम खां, उन्होंने ईंट का सिंहासन बनाया, वहीं पर उसका राज्यारोहण कर दिया। तो इस तरह से अकबर को राजा बन गया और सम्राट बन गया, अकबर चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। और नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन जो है अकबर द्वारा चलाए दिन ए इलाही का उद्देश्य था? तो एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना। मुगल वंश में सबसे बड़ा कार्यकाल टेन्योर जो था अकबर का था। उसके बाद अगर किसी का है तो वो औरंगजेब का था, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, सुन्नी धर्म को मानता था। और अकबर ने अपने दरबार में संगीत और मतलब संगीत जो गान बजान करते थे उनको अवकाश दे दिया था, दरबार से हटा दिया था। तो ये भी बात याद रखिए। अकबर द्वारा चलाए गए दिन ए इलाही का उद्देश्य था तो एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना था। और नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पर आ गए लोगों की शिकायत सम्राट तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से किस मुगल सम्राट ने अपने महल के बाहर एक न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाया था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए बोला जाता है। जहांगीर को शाम होते ही इन शराब और कबाब में डूब जाता था। उसका कहना ही था आधा मतलब आधा सिर कबाब, एक सिर कबाब आधा सिर शराब उसके हाथ में होना चाहिए था। उसके बाद जो है भोग विलास में डूबा रहता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है कि वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई थी? तो जहांगीर था। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि अपने किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? तो गुजरात अभियान। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। पूछ क्या हो सकता है, मेरा दिल कहता है कि ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कई बार जो है क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आने का संभावना है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का महान पारखी था? तो जहांगीर जो था अगर एक चित्र में कोई भौं बना दिया, कोई आंख बना दिया, कोई नाक बना दिया, कोई कान बना दिया, फिर भी वो बता देता था सेपरेट करके ये कौन चित्रकार ने बनाया है, ये कौन बनाया है, ये कौन बनाया। तो इसीलिए उसको जहांगीर को चित्रकला का पारखी बोला गया, क्योंकि चित्रकला में उसका काफ़ी इंटरेस्ट था। इसीलिए देखिए अभी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इसमें 13 सब्जेक्ट है। 13 सब्जेक्ट में आपका कुछ न कुछ सब्जेक्ट फेवरेट होगा, जहाँ पर अगर और मेहनत कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत कम गलत होगा, और उसमें क्योंकि इंटरेस्ट है। और जो क्वेश्चन आप बोरिंग सब्जेक्ट है उस पर कितनों मेहनत कीजिएगा तो उस पर 50 to 60% ही ला पाइएगा। यही बात है, बात इंटरेस्ट की है। 41 नंबर है अकबर एक अच्छा वादक था, तो नकारा ताशा का था और नकारा बजाता था अकबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि तानसेन को निम्न में से किसके आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तो मियाँ की तोड़ी राग के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा मुगल बादशाह था जो एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो औरंगजेब था। और नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि रजनामा जिसकी रचना कई विद्वानों ने मिलकर की थी, निम्न में से किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का है, याद रखिएगा, रजनामा महाभारत का अनुवाद है। महाभारत को द्वापर युग में वेदव्यास ने लिखा था और इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत था। इसमें जो है कृष्ण भगवान कृष्ण की लीला है और अर्जुन उसका सखा था, मित्र था और उसका बुहनई भी था, क्योंकि कृष्ण ने अपनी बहन का शादी अर्जुन से कराया था।
और तो उसी में जो है ये जो है धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया युद्ध था। और नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अंग्रेजों ने सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? तो अकबर। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो जहां आरा। ये तो गलत बात है, नूरजहां का वास्तविक नाम जो है मेहरुनिसा था। इसको याद रखिए, नूरजहां यारा नाम या मत याद रखिएगा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा था। मेरे प्यारे दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय का मुख्य कारण था? तो इब्राहिम लोदी की सेना में एकता का अभाव था। और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहे थे कि किस मुगल सम्राट में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु जमीन दान में दी थी? तो अकबर। और मुगल सम्राट जो है, ठीक है, मुगल सम्राट जो है चार जो है इसका देखिए मैचिंग बाबर का जो है बाबर का मकबरा कहाँ है? तो पूछा जाएगा एग्जाम में, लाहौर में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये जो है सिकंदरा में है। और अकबर का मकबरा कहाँ था? तो दिल्ली में था। और जहांगीर का मकबरा कहाँ था? तो काबुल में था, याद रखिएगा। और एक बात, अब बाबर जो है 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ता है और जीत जाता है। 1527 में खानवा का युद्ध जीतता है। 1528 में पाखा चा चंदेरी का युद्ध जीतता है। और पाक खा चा घा घा मतलब होता है घाघरा का युद्ध 1529 में, ठीक है, जीत जाता है। और उसके बाद फिर घाघरा के युद्ध में मैथिली राय को हराता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सत्ता कायम करता है। तो इसके बाद 1530 में क्या होता है, आगरा में वह मर जाता है। तो पहले उसको आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन बाबर ने एक बाबरनामा लिखा था तुर्की भाषा में, ठीक है, तो उसमें अपना जिक्र किया था कि मेरे मरने के बाद हमको काबुल में दफनाया, सॉरी कहाँ मतलब लाहौर में दफनाया जाए। तो उसी बुक के आधार पर उसको लाहौर में दफनाया गया, याद रखिएगा। और मुगल वंश का जो था एक्चुअली में दरबारी भाषा क्या था? फारसी था, वो भी जानिए। और नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने संगीत को संरक्षण नहीं दिया था? तो औरंगजेब था। 1707 में औरंगजेब मर जाता है, 1605 में अकबर मर जाता है। और यही दोनों का जो है मतलब टेन्योर बहुत ज़्यादा रहता था। अब आधुनिक भारत का इतिहास में आगे एक सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनका नाम है आनंद जी, ठीक है, आनंद जी इलाहाबाद प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। और उनका खास अनुरोध था कि सर मतलब जो है आप जो है क्या बोलते हैं मतलब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को करा दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छे से करा दीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये है प्रैक्टिस सेट छोड़कर ये वीडियो बनाने का काम किए हैं, एमसीक्यू। अगर आप लोग फिर बोलेंगे कि नहीं सर डिटेल में पढ़ा दीजिए, तो डिटेल में बिपिन चंद्रा और उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद फिर स्पेक्ट्रम, ये 3 बुक हम रखे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं एस के पांडे का है। तो आप अगर बोलेंगे तो इस 3 बुक में से किसी एक से हम पढ़ा देंगे डिटेल में, लेकिन डिटेल में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग जैसा होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया था? पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली के रूप में वास्को डी गामा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था, कालीकट बंदरगाह पर आया था। और केरल का जो बंदरगाह है उसको मालाबार तट बोलेंगे, क्योंकि काली मिर्च के व्यापार के लिए जाना जाता था। और काली मिर्च को ही यवनप्रिय बोलते हैं। मसालों का बागान केरल को बोलता है। चीज़ों को जोड़ के जब पढ़ेंगे तो लंबा समय तक याद रहेगा। दूसरा नंबर है कि भारत में अंग्रेज़ों के आने का क्या मंतव्य था? व्यापार था। एक्चुअली में देखिए पढ़ना और पढ़ाना ज्ञान झलकता है उसकी शालीनता में, लेकिन ये यूट्यूब का क्लास है। यूट्यूब में क्या होता है कि डेटा खत्म होने का डर रहता है और समय कम है, इसमें आदमी स्पीड से बोलता है। हम ये समझ सकते हैं कि स्पीड में चीज़ें वही समझ सकता है जो अतीत में बहुत बार अध्ययन किया है। लेकिन स्पीड में पढ़ने से बिगिनर्स को भी फायदा होता है, लेकिन वो 4-5 बार वीडियो देखेगा तब फायदा होता है। नहीं तो पढ़ाने की कला जो है इस तरह से है कि भारत में अंग्रेज़ों के आने का क्या मंतव्य था? व्यापार, धार्मिक प्रचार, तकनीकी प्रचार और श्रेष्ठता। तो इसमें स्थिरता के साथ थोड़ा सा सोचने विचारने का मौका मिलता है, उसके बाद आंसर किया जाता है व्यापार।
तो अब बताइए इतना धीरे अगर पढ़ाएंगे तो क्या सिलेबस कवर होगा, इसीलिए थोड़ा स्पीड रखते हैं। तीसरा नंबर है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में किया था। और सूरत किस नदी तट पर बसा है? तो ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न व्यापारियों में आगमन का क्रम बताइए। तो सबसे पहले देखिए कौन आया था? पुर्तगाली आया था 1498 में। उसके बाद कौन आया? डच आया। उसके बाद कौन आया? तो अंग्रेज आया। उसके बाद कौन आया? तो फ्रांसीसी आया। सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गोवा को छोड़ के गया, ये भी याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीघाट किस वर्ष पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो जॉर्ज चार्नक ने किया था, याद रखिएगा। 3 गांव को ठीक है लीज पर लेकर के बसाया था कोलकाता को हुगली नदी तट पर, याद रखिएगा। ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण था? फ्रांसीसी। और नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ तो बहादुर शाह फर्स्ट हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फर्रुखसियार के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? तो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार। और नेक्स्ट देखिए नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ था 1739, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और किस संधि में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था? तो इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? देखिए डेट आप लोग बोलते हैं याद नहीं होता है, इसीलिए डेट करा रहे हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। इसको याद कैसे रखेंगे? 1764 बक्सर का युद्ध सब को पता रहता है, जस्ट एक साल बाद उसमें जोड़ देंगे। 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो मीर जाफर को बनाया गया था, याद रखिएगा। और बक्सर का युद्ध 1764 का विजेता था तो हेक्टर मुनरो था, याद रखिएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से किसने इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया था? तो शाह आलम, क्लाइव और सुजादौला। 3 शक्ति इस युद्ध में लड़ा था और तीनों को पराजित किया किसने किया? तो क्लाइव ने किया था। तो इसलिए संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था और बंगाल का नवाब सुजादौला था और ठीक है क्लाइव, तीनों ने बैठ कर किया। और उसके बाद फिर ठीक है इसमें जो था ठीक है मतलब बक्सर का युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था। तो इसमें जो है ठीक है मीर कासिम भी था। ठीक है, तो अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और देखिए के अंग्रेज, ठीक है, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब था तो वाजिद अली शाह था। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? तो राजा जय सिंह ने किया था। और 17 नंबर है, ठीक है, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी ने छुरा भोग कर किसकी हत्या कर दी थी? तो अफजल खां का कर दिया था। और नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं मराठों के साथ सूरत की संधि कब हस्ताक्षर हुए थे? 1775 में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, किन 2 स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था? कलकत्ता से रानीगंज हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा हुआ था? मद्रास में जो है एलिफिस्टन जुड़ा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे, मद्रास में एलिफिस्टन ही था। 23 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो बंगाल, सूबा और बनारस जमींदारों में लगा हुआ था। और नेक्स्ट देखिए रैयतवाड़ी प्रथा लागू था मुंबई और मद्रास में था। व्हिटले कमीशन का संबंध था श्रम से, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोलामारिये व्हिटले कमीशन का संबंध किससे है? श्रम से है। और ठीक है, प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ था? तो कोलकाता में था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था और विधिवत रूप से। और 28 नंबर है, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व सौंपा था नाना साहब को। नाना साहब कहाँ से किए थे? तो कानपुर से किए थे। और नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की सफलता का कारण क्या था? देखिए संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था। सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, सब जो है कहीं न कहीं पीड़ित था अंग्रेजों से। यही एक चीज़ जो है एक मंच पर सबको लाया था। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? 1858 का अधिनियम। और 31 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था तो कारतूस में चर्बी लगाए जाने की अफवाह। 1857 में है झांसी के विद्रोह को किसने दबाया? तो हीरोज ने दबाया।
और 33 नंबर है कि निम्न में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान था। और 34 नंबर है, ठीक है, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? तो आनंद मठ। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किया था, मंगल पांडे बैरकपुर से किया था। और देखिए नेक्स्ट जो है, ठीक है, दो हो गया और तीन क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला जो है, ठीक है, देखिए कुंवर सिंह बिहार हो जाएगा, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद हो जाएगा और मंगल पांडे बैरकपुर हो जाएगा, जीनत महल दिल्ली से किया था। और नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं बी डी सावरकर हैं। और इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, ये क्वेश्चन जो है हूबहू बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था क्वेश्चन। और जीनत महल जहां देखा आदमी को लगा कि नहीं गलत है, इसलिए ई ऑप्शन चला गया, लेकिन ये क्वेश्चन सही है। आप समझिए चीज़ों को। यहाँ पर देखिए दिल्ली का नेतृत्व जो रियल नेतृत्व जो है, ठीक है, एक्चुअली में बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था दिल्ली से नेतृत्व किए थे, लेकिन वो तो बुढ़ा था, तो उसका जो रियल नेतृत्व करता था उसका सेनापति था बख्त खां। याद रखिएगा, बख्त खां नेतृत्व किया था। लेकिन बहादुर शाह जफर द्वितीय की पत्नी का नाम था जीनत महल, ठीक है। तो जीनत महल अगर वो दोनों नहीं थे, ये दे, तो जीनत महल दिल्ली से नेतृत्व किया था, ये नाम याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं बी डी सावरकर हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त 1813 के चार्टर द्वारा किया गया था। और 38 नंबर क्वेश्चन है केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो 1935। और प्रांतों में जो लागू था 1919 के अधिनियम से लागू कराया गया था। और नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ? तो 1853 में हुआ। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो 1774 में हुआ था। और इसमें क्या है, नंद कुमार को पहला फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए एलिजाबेथ इम्पे वहाँ का मुख्य न्यायाधीश थी। और 41 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय थे। और 42 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, तो कौन किया था? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। अभी जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। सती प्रथा निषेध करने वाला पहला व्यक्ति था, तो अकबर था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। और शुद्ध आंदोलन को किस संगठन का समर्थक प्राप्त था? तो आर्य समाज का था। सती प्रथा उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 में, ठीक है, राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो हेनरी विवियन डिरोजियो था। सत्यशोधक समाज मंडल की स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले ने किया था। वेदों की और चलो या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने किया था। 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा विडो रीमेरेज एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। और 52 नंबर क्वेश्चन है कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता था? तो राजा राम मोहन राय। और 53 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन ने भारतीयों के लिए नारा दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। और एक बात है, एक देखिए पटना से जुटे हैं विपिन यादव, ठीक है, तो विपिन यादव बोले थे कि सर जो है आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव करा दीजिएगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आज उनके बातों को ध्यान में रखते हुए कराया गया है। और एक कॉलर जुड़े हैं मधेपुरा से, ठीक है, उसका नाम संजय जी हैं, ठीक है, संजय जी जुड़े थे। और पूर्णिया गुलाब बाग से जयप्रकाश जी जुड़े हैं। जयप्रकाश जी काफ़ी हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो उनका भी आग्रह था कि सर मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, मतलब हो सके तो सब्जेक्टिव भी पढ़ा दीजिए, अगर सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा पाएंगे, समय कम है, तो ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव उन्होंने बोला है कि घटना चक्र से भी करा दीजिए। तो आप लोग का भी अगर आप लोग भी बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में घटना चक्र का हम, ठीक है, मतलब बहुत क्वेश्चन तो उसमें मोटी बुक है, रिपीटेड है, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा तो उसको सरसरी निगाहों से हम 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न को। तो आप लोग कहेंगे तो यस लिख के टाइप कीजिएगा और लिखिएगा, हम करा देंगे, ठीक है। नील आंदोलन जो 1859-60 में है। और एक सुमन कुमार है जो कि भागलपुर से जुड़े हुए हैं, सुमन सर नाम से उनका आईडी है, ठीक है। और
इत्तेफाक की बात है कि मतलब पठन पाठन कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी बोले कि सर आप जो है मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन करा दीजिए। और दूसरा कॉलर है, ठीक है, मतलब रांची झारखंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ओपन वैकेंसी हो गया है तो वो भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब वरुण जी नाम है उनका, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए बहुत जगह से जुड़े हुए हैं, 800 850 आदमी जुड़ गए हैं, ठीक है। और वीडियो 6000 प्लस आदमी देखते हैं। गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किया चंपारण से किया 1936 में। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ से बुलाया था, तो लखनऊ से बुलाया था। और देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का ग्रंथम अध्यक्ष कौन था, तो लाला लाजपत राय थे। और इलाहाबाद प्रयागराज से ही एक और कॉलर जुड़े हैं, अंशु जी, ठीक है। अंशु जी तो काफ़ी खुश हैं, वो शुरू में ही पूछे थे, वो शुरुआती से ही मेरा वीडियो देखते हैं। अंशु जी बोले कि सर क्या हमको मौका मिलेगा, बिहार में जब फॉर्म टीचर का निकला था तो मैंने उनसे बोला था कि देखिए अभी तो फ़िलहाल ये बिहार मतलब डोमिसाइल लागू हो गया है, लेकिन जब ओपन कर दिया तो काफ़ी खुश होकर फ़ोन किया और बोले कि सर मैं आपका निरंतर वीडियो वॉच करता हूँ, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होता है। हाल फिलहाल में इस वीडियो को देख करके मैंने एग्ज़ाम भी क्रैक किया है और वो टीचर बनना चाहता है, ठीक है। तो GD का एग्ज़ाम निकाले थे तो वो अब टीचर की तैयारी में लग गए हैं। 73 नंबर है, तो उनका अनुरोध था कि मॉडर्न का क्वेश्चन करा दीजिए। 73 नंबर है, भारत में पृथक मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया जाता है चौधरी रहमत अली। और एक कॉलर हैं जो कि महिला कैंडिडेट हैं और नागपुर के नाम से फेमस है, तो उनका चैनल है खुद का, तो ठीक है। तो उन्होंने भी बोला था कि सर आप जो है करा दीजिए। तो मैं खास करके महिलाओं का सम्मान करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मतलब नीतीश जी ही जब सम्मान करते हैं, बिहार गवर्नमेंट ही सम्मान करते हैं, 35% आरक्षण है। और नगर पंचायत में, नगर निकाय चुनाव में भी है। और उसके बाद फिर देखिए आप इस वैकेंसी में तो 50% रिजर्व सीट महिलाओं के लिए है। तो निसंदेह थोड़ा सा उसको स्केप फोल्डिंग मिलेगा और थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो एक सीट पक्का है। तो इसीलिए कोई भी टीचर का होता है कि हमारे यहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन हो। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ बैच भी ऑफलाइन बना हुआ है, 15 हैं, लेकिन हम बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं। हमारा पढ़ाने का जो है स्टाइल अपना है, ठीक है। हम उपनिषद में जैसे पढ़ाया जाता है बैठा के, उसके बाद फिर ठीक है आपस में संवाद होता है। उसके बाद फिर हम कॉपी देखते हैं, 15 है टीचर, ठीक है। कुछ कार्यरत शिक्षक का हैं और शिक्षिका और शिक्षक हैं, और कुछ मतलब अभी जो है न्यू एस्पायरेंट्स हैं, पहली बार दे रहे हैं, अपेयरिंग मतलब बीएड भी कर रहे हैं, सीटेट भी डाले हुए हैं, तो फॉर्म भरे हैं। तो वो बैठा के हम देखते हैं और उनमें से कुछ का तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। ऐसे क्या होता है कि जब आप सामने बैठा के किसी को वॉच करते हैं ना, तो आप हर एक एंगल से देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, उस आपके नज़र में आ जाता है कि उनका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। और आप उसके वीकनेस को जान करके आप उनकी कमी को दूर कर पाते हैं। तो ऑफलाइन काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आज के दौर में जो है सभी शिक्षक चाहते हैं कि मैक्सिमम पैसा कमाएं, तो वो 1000-1500 का भीड़ चलाते हैं और टेस्ट रख देते हैं सप्ताह में। टेस्ट में भी हम देख रहे थे नवीन सर का टेस्ट, उसमें कॉपी अलाउ है कि आप अपने घर से कॉपी ले जा सकते हैं। तो उसमें कुछ बच्चे नाम कमाने के लिए पहले से लिख लेते होंगे, चीटिंग भी कर लेते होंगे। लेकिन एक बात यकीन मानिए कि कोई भी टेस्ट दीजिए तो ईमानदारी से दीजिए, तभी आपका ग्रोथ होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। अगल बगल देखिए भी मत, कोई बगल से बोले कि ये इसका सही होगा तो उस पर ध्यान मत दीजिए। अपना बेस्ट मानिए, अपने आप को बेस्ट मानिए, अपने से प्यार कीजिए, अपने पर मतलब खर्च कीजिए, अपने पर ही अप टाइम दीजिए, अपने पर इतना टाइम दीजिए अपने आप को बनाने में कि आप बेहतर हो जाएं, ठीक है, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, ठीक है। भूख आपको लगता है तो खाना आप खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नींद आपको लगती है तो आप सोते हैं, तो पढ़ाई तो भी आपका ही है, आप ही करें। और जो भी पढ़ें उस पर थोड़ा सा भरोसा रखें, ठीक है। भले ही आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएं, अलग बात है, लेकिन फिर
सतत प्रयास करें। एक आईएएस आईपीएस का जो तैयारी करता है, पीसीएस का तैयारी करता है, ज़िंदगी में कई उसका मतलब जो है रिजल्ट जब आता है तो वो फेल हो जाते हैं। और फेल हो जाते तो क्या वो दोबारा प्रयास नहीं करते हैं। जो रिजिड कैंडिडेट होते हैं, जो सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं, वो दोबारा फिर अपने आप को संभालते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो उसी तरह से बार बार तैयारी कीजिए और लगे रहिए। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, कठिन परिश्रम। चाहे आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या तेज़ समझते हैं, फिर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। और कम से कम जब ये टाइम बचा है 30-35 दिन का, तो इसमें कम से कम मेहनत कीजिए। पहले क्या कर चुके हैं, क्या किए हैं, उसको भूल जाइए, नए सिरे से फिर कीजिए, जीरो से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और बाजी मारने के लिए लास्ट का घंटा काफ़ी होता है, यहाँ तो 35 दिन है। तो 75 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव 1924। गदर पार्टी का संगठनकर्ता लाला हृदयाल है। और 77 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1929। और एक बात है, अगर आप लोग हमारा कमेंट देख पा रहे होंगे तो हम शुरू में ये मतलब वीडियो ऐसे बस बनाए थे काद, लेकिन हम कंटिन्यू नहीं सोचे थे कि बनाएंगे। हम सोचे थे कि जब आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो मैं अच्छा सा पढ़ाने के लिए बोर्ड वोर्ड खरीदूँगा, वो भी डिजिटल बोर्ड का सपना था, तब मैं पढ़ाऊँगा। तो लेकिन एक आध वीडियो डाले थे तो उसमें कमेंट देखिएगा, लिखा है कि सर आप पढ़ा सकते हैं, आप में टैलेंट है। पता नहीं कैसे उस कॉलर को मेरे उस ऊपर विश्वास हो गया, सब्सक्राइबर को, और उन्होंने हमको इतना मोटिवेट किया, ठीक है। उसको हम नहीं जानते, वो हमको नहीं जानता, लेकिन पहली बार इतना वो मोटिवेट किए कि हमको लगा नहीं, हम ये काम कर सकते हैं। नहीं तो अपने हम दुनिया में मस्त थे, तैयारी करते थे और ऑफलाइन कुछ बच्चों को अपने आवास पे ही पढ़ाते थे। तो इसीलिए उस वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। कुछ ने बहुत सारा शिकायत किया कि सर आपका वीडियो हिलता है, लेकिन हम बस ये सोचे वीडियो हिलता है, बात सही है। अगर फिर हम बोर्ड लाने जाएँ फिर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं, जल्दीबाजी में अगर पढ़ाना है तो मोबाइल उठाइए और पढ़ाते चलिए। शुरू में खान सर भी इसी तरह पढ़ाए थे, लेकिन आज फेमस हैं। हम लोग तो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हैं, एस्पायरेंट्स हैं, अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी रहता है, लेकिन ये बोलने की बात नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो दुनिया जग जाहिर हो जाएगा, जब फाइनल होगा। और अभी नहीं हुआ है तो अभी कुछ नहीं है और कुछ बनना भी नहीं चाहते। फिलहाल बस आपको एक इसके फोल्डिंग देना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें मेरी भी है कि मेरा थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय। और 79 नंबर क्वेश्चन 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो चोरा चोरी कांड। एक जो है मतलब इस सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, अमित जी, उन्होंने बोला कि सर मोबाइल को आप उल्टा करके फ़ोन बनाइए, जैसे कि अभी इसे बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे बनाइए, थोड़ा पूरा मतलब क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर ये मेथड अच्छा लग रहा होगा तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल एक बात हम बोलना चाहेंगे, देखिए हाथ से 1-1 घंटा तक मोबाइल पकड़ना पड़ता है। किसी ने आप भी बना के देखिएगा, 1 घंटा किसी चीज़ को रिकॉर्डिंग करके हाथ जो है थोड़ा सा वाइब्रेट मतलब कम हिलने लगता है। कितना भी कांस्टेंट रखें, ठीक है, थोड़ा सा परेशानी हो ही जाता है। तो इसीलिए ठीक है, 1 घंटा से कम बनाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अभी फ़िलहाल अगर देखें तो हिस्ट्री तो आज कंप्लीट हो जाएगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसको मानते थे? एम जी रानाडे को मानते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसी जगह फिर भारतीय प्रथम महिला लगा देगी तो सरोजिनी नायडू आंसर चला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 कलकत्ता अधिवेशन में बना था। सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 मतलब कानपुर अधिवेशन में बनी थी। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और तीसरी जो बनी थी नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। यही 3 बनी थी, याद रखिएगा, आज़ादी से पहले। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार है? श्यामलाल गुप्ता एंड पार्षद है। झंडा गीत याद रखिएगा किसका है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद का है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, चंपारण विद्रोह के दरमियान किया था। और नेक्स्ट देखिए, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथि
ये चेक कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। और 88 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाया? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है का तत्कालिक कारण क्या था? तो खिलाफत के प्रति अन्याय। और नेक्स्ट देखिए, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो तिलक ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एनी बेसेंट ने भी किया था। और ये देखिए यहाँ पर तो इसका आंसर होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर चला गया तिलक। लेकिन यही क्वेश्चन अगर बीपीएससी पूछेगा तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। अगर दोनों रहे तिलक और एनी बेसेंट तो आंसर ई चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप समझिए बातों को। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? 1916 में तिलक ने। कहाँ से शुरू किया था? तो महाराष्ट्र और पुणे से किया था। पुणे महाराष्ट्र से किया था, जबकि एनी बेसेंट ने अडियार से किया था। और तो दोनों जब सेम ही टाइम में किया है तो इसीलिए, ठीक है, इसका आंसर निसंदेह जो है दोनों ऑप्शन में है, तो इसका आंसर ई चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के पीछे गांधी जी का उद्देश्य था? तो नमक कानून तोड़ना था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन पर आ गया है, किसने 1916 में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था? तो एनी बेसेंट ने करवाया था। और देखिए, पहली फूट कब हुआ था? समझिए, कांग्रेस में पहली फूट 1907 में हुआ था। और दूसरा फूट कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो दूसरा फूट 1918 में हुआ था, ये भी याद रखिए। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां था। और सही कालक्रम को सजाइए। देखिए, सबसे पहले स्वराज्य पार्टी का स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हम लोग जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कांग्रेस लीग समझौता चोरा चोरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कांग्रेस लीग समझौता हुआ था, तो इसीलिए सबसे पहले की बात करें तो कांग्रेस लीग समझौता हो गया था। उसके बाद दूसरा नंबर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और उसके बाद चौथा नंबर चोरा चोरी घटना हो गया था। और फर्स्ट नंबर पर आ जाएंगे स्वराज पार्टी की स्थापना, हत्याकांड हुआ था। सॉरी, स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुआ था। यहाँ हत्याकांड गलत लिख दिया है, स्वराज पार्टी की स्थापना होगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 95 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके समग्र नेतृत्व में लाया गया था? तो आंदोलन नेतृत्व विहीन था। और 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो एम जी रानाडे को कहा जाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, नहीं तो स्किप कर जाइएगा। और देखिए, पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एम जी रानाडे को कहा जाता है। लेकिन पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नवप्रभात का तारा किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से किस प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिनकी भाभी जब सती हुई बंगाल में, तो जो मतलब होता है घाट पर जहाँ जलाया जाता है, वहाँ पर, ठीक है, 6 महीना तक बिता दिया, वहीं पर सोता था, वहीं खड़ा रहता था। एक ईश्वरवाद को माना, सारे भगवान को नहीं माना। ईश्वर एक है कि मतलब स्तुति किया, तो वो एकमात्र व्यक्ति थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो रास बिहारी बोस था। और देखिए, बोस और घोष में बहुत दिक्कत है, ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के। हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी था तो रास बिहारी बोस था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, केंद्रीय व्यवस्थापिका पर बम फेंका भगत सिंह ने। और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था तो मोहन सिंह था। और 100 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।